शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। बिल्कुल बेटा, पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपको पता है कि हम पढ़ चुके हैं उपागम प्रतिमान। क्या पढ़ रहे हैं? अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अनुदेशनात्मक व्यूह रचना, अनुदेशन के बारे में जाना, अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं के बारे में जाना कि अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं किसे कहते हैं। फिर हम उपागम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम प्रतिमान पढ़ चुके हैं। अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे, अच्छे से आत्मसात कर लिए होंगे। ठीक है, और अब हम आगे चलेंगे। व्यूह रचनाएं ही पढ़ रहे हैं, उपागम हो गया, प्रतिमान हो गया। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण पद्धतियाँ। ठीक है, शिक्षण पद्धतियों की हम चर्चा करेंगे, जो बिल्कुल सिंपल चर्चा है। सिंपल चर्चा है शिक्षण पद्धतियों की, वही हम करने वाले हैं। तो आगे की हमारी व्यूह रचना क्या है? शिक्षण पद्धतियाँ। किसे कहते हैं शिक्षण पद्धतियाँ? शिक्षण पद्धतियों से तात्पर्य ऐसी रणनीतियों से होता है। रणनीतियाँ कह दो, स्ट्रेटजीज कह दो, एक ही बात है। ऐसी रणनीतियों से होता है जिनके उपयोग द्वारा शिक्षकों को अपने शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है। सीधी सी बात है। ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाना, ऐसी रणनीतियां अपनाना जिसके द्वारा शिक्षक को उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए और बालक के व्यवहार में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। तो इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं दो प्रकार की शिक्षण पद्धतियां, प्रभुत्ववादी और लोकतांत्रिक। मैंने कहा ना, बिल्कुल सिंपल चर्चा है ये, प्रभुत्ववादी और लोकतांत्रिक। प्रभुत्ववादी जिसे हम एक तंत्रात्मक निरंकुशवादी शिक्षण पद्धतियां भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स। क्लियर? नंबर 2 है लोकतांत्रिक कह दो या प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धतियां। इंग्लिश में हम कहेंगे डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड। दो प्रकार की शिक्षण पद्धतियां पढ़ने वाले हैं, प्रभुत्ववादी और लोकतांत्रिक। यहाँ पर प्रभुत्ववादी की यदि मैं बात करूं तो प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धतियां प्राचीन समय में चलती थी। प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धतियां जो हैं वो बाल केंद्रित होती हैं, शिक्षक केंद्रित होती हैं, शिक्षक केंद्रित होती हैं। बालक को कोई स्वतंत्रता नहीं होती, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, ना ही कोई प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है। कौन सी शिक्षण विधियों में? प्रभुत्ववादी में शिक्षक सर्वे सर्वा होता है। शिक्षक ने जो कह दिया वो कह दिया, बच्चा उसमें इंतु किंतु परंतु नहीं करेगा। ये कौन सी विधियां होंगी? प्रभुत्ववादी। बात समझ में आई? प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धतियां प्राचीन समय में चला करती थी। शिक्षक सर्वे सर्वा होता है, इसमें बालक को प्रश्न पूछने की भी स्वतंत्रता नहीं होती और ना ही किसी प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। जबकि लोकतांत्रिक कह दो या प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धतियां वर्तमान समय में चलती हैं। वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक कह दो या लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धतियां चलती हैं, जहां शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। बालक को अभिव्यक्ति के पूरे अवसर दिए जाते हैं, स्वतंत्रता होती है, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है। कौन सी पद्धतियों के अंतर्गत? लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक पद्धतियों के अंतर्गत। तो हम जानने वाले हैं प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धतियां कौन कौन सी हैं और लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धतियां कौन कौन सी हैं। सिंपल है, ठीक है। तो प्रभुत्ववादी में कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियां आती हैं और लोकतांत्रिक में कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियां आती हैं, वही चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रभुत्ववादी की बात कर रहे हैं। तो ये विधियां परंपरागत और शिक्षक केंद्रित होती है, बताई चुकी हूं मैं। ये विधियां परंपरागत है, प्राचीन समय में चला करती, शिक्षक केंद्रित होती। इसमें शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है और विद्यार्थी का गौण होता है। शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है, विद्यार्थी का गौण होता है। बालक को ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ना किसी प्रकार के प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है। कौन सी विधियों में? प्रभुत्ववादी में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत निम्न विधियां आती। कौन कौन सी आती हैं इसके अंतर्गत देख लेते हैं। नंबर 1, पाठ प्रदर्शन विधि। पाठ प्रदर्शन विधि, ठीक है। पाठ प्रदर्शन विधि, लेसन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नाम से पता लग रहा है पाठ का क्या किया जाता है? प्रदर्शन। कौन करेगा? टीचर। कौन करेगा? शिक्षक। बालक मूक श्रोता होकर के सुनता रहता है। नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। इस आव्यूह का प्रयोग प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। शिक्षक सैद्धांतिक रूप से पाठ का विवेचन करता है। शिक्षक पाठ को प्रस्तुत करने के लिए
क्रमबद्ध सोपानों से गुजरता है। कैसे? प्रस्तावना, विकास, एकीकरण। ठीक है, पूरा सैद्धांतिक रूप से शिक्षक पाठ का प्रस्तुतिकरण करता है। जस्ट जनरली आपने देखा ही होगा, टीचर पाठ को पढ़ रहा है। ठीक है, क्रमबद्ध सोपान क्या होते हैं? सबसे पहले टीचर प्रस्तावना प्रस्तुत करता है कि आज हम ये लेसन पढ़ने वाले हैं। आज हम जो है ये लेसन पढ़ने वाले जो महात्मा गांधी के ऊपर है, इसमें हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, उनका योगदान किस किस क्षेत्र में रहा उसके बारे में पढ़ेंगे, पूरी उपयोगिता हम जानेंगे। तो ये जस्ट क्या हो गई? प्रस्तावना। फिर पूरा पाठ पढ़ा जाता है, ये जस्ट क्या हो गया? विकास। एकीकरण, एकीकरण के अंतर्गत पूरे पाठ को पढ़ने के बाद उसका पूरा सारांश बता देना, उसका सार क्या है ना, कि इस लेसन को हमने पढ़ा और इस लेसन से हमें यही बातें जानने को मिली, वो जस्ट क्या होगा? एकीकरण। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे क्रमबद्ध सोपान क्या होते हैं। जब टीचर पाठ प्रस्तुत करता है, पाठ का प्रदर्शन करता है, तो क्या क्या क्रमबद्ध सोपान होते हैं? प्रस्तावना, विकास और एकीकरण। कौन सी विधि है? प्रभुत्ववादी या प्रजातांत्रिक? प्रभुत्ववादी। क्लियर? पाठ प्रदर्शन विधि। नंबर 2 की ओर चलेंगे हम। व्याख्यान विधि, आप सब जानते हैं। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, यह शिक्षण विधि प्राचीनतम है। सबसे पहले कौन सी शिक्षण विधि चला करती थी? व्याख्यान, व्याख्यान और व्याख्यान प्राचीनतम है तथा आदर्शवादी विचारधारा की उपज है। यह उच्च कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है। उच्च कक्षाओं की बात क्यों हो रही है? उच्च कक्षाओं की बात इसलिए हो रही है क्योंकि व्याख्यान विधि से छोटे बच्चों को अगर हम व्याख्यान विधि से समझाएंगे तो क्या उनके समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। क्या रुचि जागृत होगी? कतई रुचि जागृत नहीं होगी, क्योंकि छोटी क्लासेस में तो हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है कि बच्चे को हम इस प्रकार से पढ़ाएं कि उसमें रुचि जागृत हो, उसका ध्यान केंद्रित हो। छोटी कक्षाओं में लेक्चर मेथड बिल्कुल भी प्रभावी नहीं रहता है। अगर व्याख्यान विधि से हम पढ़ा सकते हैं तो छोटी नहीं ऊंची क्लासेस को, बड़ी कक्षाओं में हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो उच्च कक्षाओं में प्रयोग की जाती है, जिसमें शिक्षक विषय विशेष पर व्याख्यान देता है। शिक्षक क्या देता है? व्याख्यान देता है तथा बालक निष्क्रिय होकर के सुनता है। इसमें ज्ञान अस्थायी और अरुचिकर होता है। अस्थायी और अरुचिकर होता है, बिल्कुल। लेक्चर, लेक्चर और लेक्चर, बड़े भी उब जाते हैं लेक्चर 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 से। अरे टीचर को थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना चाहिए। अगर स्थायी ज्ञान करना है तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग हमें करना होता है, नवाचारों का प्रयोग हमें करना होता है। व्याख्यान विधि प्राचीनतम विधि है, नीरस विधि है, अरुचिकर विधि है, ज्ञान भी अस्थायी यहाँ होता है। शिक्षक व्याख्यान करता है, बालक मूक श्रोता होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, बालक की यहाँ कोई भूमिका नहीं होती, वो केवल सुनता रहता है। तो ये जस्ट कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि। बात क्लियर हो गई? ठीक है, प्राचीनतम विधि है, आदर्शवादी विचारधारा की उपज है, उच्च कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती है। शिक्षक क्या देता है? व्याख्यान देता है, बालक निष्क्रिय होता है, इसमें ज्ञान अस्थायी और अरुचिकर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्यान विधि के बाद नेक्स्ट विधि की हम चर्चा करेंगे प्रबोधन वर्ग या कह दो अनुवर्ग शिक्षण, ट्यूटोरियल जिसे बोलते हैं। ठीक है, ट्यूटोरियल, इसमें क्या होता है? ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा मोटा रूप समझ में आ जाए। इस विधि में संपूर्ण कक्षा के छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक छोटे समूह का एक एक अध्यापक प्रभारी होता है, जिनके साथ बैठकर छात्र अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का क्या करते हैं? समाधान करते हैं। देखो सुनो, सिंपल क्या होते हैं? कक्षा है, कक्षा के छात्रों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया जाता है और प्रत्येक छोटे ग्रुप का एक एक टीचर प्रभारी हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास ये वाला ग्रुप है, मेरे पास ये वाला ग्रुप है, इसमें लगभग 10 से 15 बच्चे हैं, क्योंकि बेटा समूह बड़ा होगा। मान लीजिए कि मेरे सामने एक बड़ी कक्षा है, उसकी मैं टीचर प्रभारी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक एक बच्चे की समस्या को सुनूं, एक एक बच्चे की समस्या का समाधान करूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कक्षा का आकार बड़ा है। कक्षा का आकार बड़ा है यानी छात्रों की संख्या ज़्यादा है, बालकों की संख्या ज़्यादा है, विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। तो बड़ी कक्षा में अगर हम चाहें कि एक एक बच्चे की समस्या का समाधान कर लेंगे, एक एक बच्चे की समस्या को सुना जा सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अनुवर्ग शिक्षण में क्या होता है, प्रबोधन वर्ग में क्या होता है, उस बड़ी कक्षा के छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं। प्रत्येक समूह का एक टीचर प्रभारी होता है। ठीक है, प्रत्येक समूह का एक टीचर प्रभारी होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास 10 से 15 बच्चे हैं,
तो मैं प्रत्येक बच्चे को बोलने की स्वतंत्रता दूंगी कि बेटा बोलो, आप कहाँ किस विषय में किस प्रकार की प्रॉब्लम आपको है। बच्चे को बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, हर बच्चे की समस्या को सुना जाता है। मैंने बालक की समस्या को सुना, अब मैं उसका समाधान उसे बताऊंगी, राह उसे बताऊंगी, दिशा निर्देश में दूंगी। अब जब मैं जो भी समाधान बताऊंगी उस पर बच्चा इंतु किंतु परंतु नहीं करेगा। तो ये विधि प्रभुत्ववादी में आई या प्रजातांत्रिक में आई? ये दोनों में आई। प्रजातांत्रिक कैसे? प्रजातांत्रिक कैसे? हम बच्चे को बोलने की स्वतंत्रता दे रहे हैं ना, हम बच्चे से बोल रहे हैं बेटा यू आर फ्री, आप अभिव्यक्त करो कोई भी बात को, आप अपनी किसी भी बात को अभिव्यक्त करने के लिए फ्री हो, आप अपनी समस्या को रखने के लिए फ्री हो। जब फ्री हो तो प्रजातांत्रिक हो गया। जब मैंने आपको समाधान बताया तो उसमें आपको कोई इंतु किंतु परंतु नहीं करना, ये प्रभुत्ववादी हो गया। जब मैंने आपको सोल्यूशन बताया तो चुपचाप आपने माना और चुपचाप आपने सुना, ये क्या हो गया? प्रभुत्ववादी हो गया। इसीलिए तो ये आव्यूह प्रभुत्ववादी, देखो इधर, प्रभुत्ववादी और प्रजातांत्रिक दोनों प्रकार का माना जाता है। बात समझ में आ गई होगी। बड़ा सरल तरीका है, सरल तरीके से ही बता रही हूँ, कुछ जटिलता नहीं है। प्रबोधन वर्ग के द्वारा अनुवर्ग शिक्षण ट्यूटोरियल इंग्लिश में बोलते हैं। इस विधि में संपूर्ण कक्षा के छात्रों को क्या किया जाता है? छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है। प्रत्येक छोटे समूह का एक एक अध्यापक प्रभारी होता है, जिनके साथ बैठकर छात्र अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करते हैं। क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप होंगे तो प्रत्येक बच्चे की समस्या को सुना जा सकता है और उसका समाधान किया जा सकता है। तो ये आव्यूह प्रभुत्ववादी और प्रजातांत्रिक दोनों प्रकार का माना जाता है। ठीक है, दोनों प्रकार का माना जाता है ये आव्यूह। बात क्लियर? बात क्लियर है तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें छात्र को अनुक्रियाओं हेतु स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, नियंत्रण अभिक्रमक के हाथों में होता है। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पक्षों में प्रस्तुत कर छात्र तत्परता से अनुक्रिया करते हुए सीखता है। देखो, अभिक्रमित अनुदेशन नो डाउट आधुनिक तकनीकी का एक बहुत अच्छा साधन है ये, और इस अभिक्रमित अनुदेशन को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन की डिटेल चर्चा मैं आगे आपसे करूंगी नेक्स्ट यूनिट के अंतर्गत। जब मैं तकनीकी आपको पढ़ाऊंगी, शैक्षिक तकनीकी आपको पढ़ाऊंगी, तो शैक्षिक तकनीकी का एक साधन माना जाता है अभिक्रमित अनुदेशन। अब इसे प्रभुत्ववादी में क्यों रखा गया? ये प्रभुत्ववादी कैसे हुई? बेटा, जहां भी बालक को अनुक्रियाएं करने की स्वतंत्रता नहीं होगी वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्रभुत्ववादी के अंतर्गत आ जाएगा। यहां भी देखो, अनुक्रियाएं हेतु स्वतंत्रता, अनुक्रियाएं हेतु स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। अनुक्रियाओं की स्वतंत्रता बच्चे को नहीं होती है। नियंत्रण किसके हाथों में होता है? अभिक्रमक के हाथों में होता है। नियंत्रण अभिक्रमक के हाथों में होता है। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पक्षों में या छोटे छोटे, इससे आप फ्रेम बोल सकते हैं, छोटे छोटे फ्रेम में प्रस्तुत कर छात्र तत्परता से अनुक्रिया करते हुए सीखता है। जब आप अभिक्रमित अनुदेशन को पूरा जानेंगे, पूरा सुनेंगे, तब आप जानेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन में एग्जैक्टली होता क्या है। विषय वस्तु के छोटे छोटे फ्रेम बना दिए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फ्रेम बना दिए जाते हैं। बालक एक फ्रेम को पढ़ता है, उसका उत्तर देता है। सही उत्तर यदि देता है तो बच्चे को तुरंत पुनर्बलन दिया जाता है। पुनर्बलन के रूप में उसके सामने खुल जाता है अगला फ्रेम। अगले फ्रेम को पढ़ता है, फिर उसका उत्तर देता है। अगर उसने सही उत्तर दिया है तो पुनर्बलन के रूप में खुलता है तीसरा फ्रेम। इस तरह से सीखने का प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाता है। इसमें बालक जो है रुचि के साथ सीखता है, स्वगति से सीखता है। अपनी गति के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता चला जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन की मैंने कहा ना डिटेल चर्चा करूंगी। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके पक्ष कौन कौन से होते हैं, पद कौन कौन से होते हैं, सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ये सारी चर्चा की जाएगी अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत। बट यहाँ पर आप केवल इतना जानिए कि यदि अभिक्रमित अनुदेशन को रखा जाए तो आप प्रभुत्ववादी में रखोगे या प्रजातांत्रिक में रखोगे? प्रभुत्ववादी में रखोगे। क्यों? क्योंकि नियंत्रण अभिक्रमक के हाथों में होता है। छात्र को अनुक्रियाएं हेतु स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, इसलिए इससे आप किस में रख देंगे? प्रभुत्ववादी के अंतर्गत रख देंगे। बाकी इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि ये आधुनिक समय में एक तकनीकी का बहुत बड़ा साधन माना जाता है न, सीखने के लिए काफ़ी कारगर और रुचिकर रणनीति से माना जाता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिंपल हम प्रभुत्ववादी प्रजातांत्रिक की चर्चा कर रहे हैं। तो ये विधि किसके अंतर्गत आ जाएगी? प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धतियों के अंतर्गत आएगी। क्लियर?
चलिए, प्रभुत्ववादी में इतना ही आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धतियों की। कौन सी शिक्षण पद्धतियां? प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धतियां। बता चुकी हूं किसे कहते हैं। इन विधियों में छात्रों की भावनाओं, क्षमताओं, रुचियों आदि को ध्यान में रखा जाता है। ये छात्र केंद्रित होती है। क्या होती है बेटा? छात्र केंद्रित होती है। ठीक है। सक्रिय भूमिका दोनों की होती है। सक्रिय भूमिका शिक्षक व छात्र दोनों की क्या होती है? सक्रिय भूमिका होती है। छात्र को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है। यहाँ छात्रों की भावनाओं, क्षमताओं, रुचियों आदि को ध्यान में रखा जाता है। छात्र केंद्रित इसलिए कहा गया क्योंकि बालक को ध्यान में रखा जाता है, उसे अभिव्यक्ति के पूरे अवसर दिए जाते हैं, उसकी रुचि को ध्यान में रखा जाता है, उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर के शिक्षण कराया जाता है। तो बिल्कुल ये कहलाती है प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धतियाँ। वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियों का ही चलन है। वर्तमान समय में इसी प्रकार की शिक्षण पद्धतियाँ चलती हैं क्योंकि वर्तमान समय में बालकों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाता है, उनकी क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है, रुचियों का, उनके मानसिक स्तर का, सबका ध्यान रखा जाता है। इसलिए छात्र केंद्रित होती हैं ये। सक्रिय भूमिका तो डेफिनेटली दोनों की होगी, शिक्षक की भी और छात्र की भी। क्लियर है? तो प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धतियों के अंतर्गत कौन कौन सी पद्धतियां आती हैं? चलते हैं नंबर 1। ठीक है। प्रायोजना, योजना या प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, बहुत वेल नोन नाम है ये, आपने सुना हुआ होगा। इस पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने किया। प्रतिपादन, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने किया। इस विधि में बालकों को स्वयं कार्य करने के लिए दिया जाता है। बच्चों को स्वयं कोई प्रोजेक्ट सौंप दिया जाता है और बच्चा उसे पूरा करता है जो उनके लिए उपयोगी और लाभकारी होता है। ऐसा प्रोजेक्ट बच्चे को सौंपा जाता है जो बच्चों के लिए उपयोगी हो, जो बच्चों के लिए लाभकारी हो, जिसमें बच्चे को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिले। ऐसा प्रोजेक्ट बच्चे को सौंप दिया जाता है। कौन सी विधि में? प्रायोजना कह दो, योजना कह दो, प्रोजेक्ट मेथड कह दो। और प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। कौन थे? जॉन डीवी के शिष्य थे। छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए एक योजना के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है। हम योजना विधि की बात कर रहे हैं। छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए, कौन सी भावना? उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए एक योजना के अनुरूप कार्य करने की क्या दी जाती है? स्वतंत्रता। स्वतंत्र होता है बच्चा। ठीक है, उसे प्रोजेक्ट सौंप दिया जाता है लेकिन कार्य करने के लिए पूरी तरह से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इस पद्धति में सामाजिक भावना का भी क्या होता है? विकास। सामाजिक भावना के विकास पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। योजना पद्धति के सोपान क्या क्या होते हैं? देखिए, छात्रों के जीवन से संबंधित क्या समस्या का चयन किया जाता है? समस्या का चयन, समस्या के स्वरूप को समझना, फिर समस्या समाधान की क्या बनाई जाती है? योजना। योजना का क्या किया जाता है? क्रियान्वयन। फिर योजना का क्या होता है? मूल्यांकन। और फिर आलेख तैयार। सिंपल है। सबसे पहले समस्या का क्या होगा? चयन। और जो समस्या ली जाती है वो छात्रों के जीवन से संबंधित समस्या होनी चाहिए, तभी तो बच्चा पूरी तरह से इंटरेस्ट लेकर के उस पर वर्क करेगा। अगर बालक के जीवन से संबंधित कोई समस्या होगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क होगा, इंटरेस्ट के साथ होगा। तो छात्रों के जीवन से संबंधित किसी समस्या का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। फिर समस्या के स्वरूप को समझा जाता है कि स्वरूप कैसा है, बहुत जटिल समस्या है, आसान समस्या है, कैसी समस्या है। पूरी तरह से पहले उस समस्या को जाना जाता है, समझा जाता है। फिर समस्या समाधान की क्या बनाई जाती है? अब योजना बनाई जाएगी, प्लानिंग बनाई जाएगी कि यस, इस समस्या का समाधान कैसे करना है, क्या क्या कार्य हमें करने होंगे। ठीक है, किस किस प्रकार से हमें कार्य करने होंगे, पूरी योजना बनाई जाती है। फिर उस योजना, जो भी योजना बनाई जाती है, उसका क्या होता है? क्रियान्वयन होता है कि यस, अब काम शुरू करते हैं। पूरा काम किया जाता है, पूरा क्रियान्वयन होता है, काम कर लिया। अब उस योजना का क्या होगा? मूल्यांकन होगा। और फिर लास्ट में पूरा एक आलेख, प्रारूप तैयार किया जाता है, कंप्लीट प्रारूप तैयार किया जाता है कि ये समस्या, ये विधियां अपनाई गई, ये तरीका अपनाया गया, इस तरह से कार्य किया गया और ये इतना सक्सेसफुल रहा। पूरी तरह से क्या बनाया जाता है? प्रारूप तैयार किया जाता है। तो सिंपली ध्यान रखना, प्रायोजना विधि या योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड इसे हम कहते हैं। प्रतिपादक कौन है?
जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक। इसमें बच्चे को कोई भी योजना दी जाती, कोई कार्य सौंपा जाता है और बच्चा स्वयं उस कार्य को संपादित करते मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर। इसीलिए तो सामाजिक भावना का क्या होता है? विकास। उत्तरदायित्व की भावना का क्या होता है? विकास होता है। सोपान क्या क्या होते हैं? प्रायोजना के सबसे पहले समस्या का चयन होता है, फिर उस समस्या के स्वरूप को समझना, फिर योजना बनाई जाएगी कि कैसे काम करें, फिर काम किया जाएगा क्रियान्वयन, और फिर उसका क्या होगा? मूल्यांकन, और अंत में आलेख तैयार करना या प्रारूप तैयार करना। ठीक है, सिंपल चर्चा है, बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं दल शिक्षण की ओर। कौन सा शिक्षण? दल शिक्षण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? टीम टीचिंग। नाम से पता लगा रहा है, एक टीचर नहीं पढ़ाएगा, पूरी टीम पढ़ाएगी। पूरी टीम मिलकर क्या करवाएगी? शिक्षण करवाएगी। पूरा दल मिलकर, पूरा ग्रुप मिलकर क्या करवाएगा? शिक्षण। ठीक है, पूरा समूह मिलकर क्या करवाएगा? शिक्षण करवाएगा। इसीलिए इसे देखो, इसे समूह शिक्षण, पूरा समूह मिलकर क्या करवाए? शिक्षण। समूह शिक्षण या सहकारिता शिक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, समूह शिक्षण, सहकारिता शिक्षण भी कहा जाता है, कोऑपरेटिव टीचिंग। इसके अंतर्गत कक्षा में एक शिक्षक के स्थान पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अध्यापक, विभिन्न विषयों के, ठीक है, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अध्यापक एवं उनके सहायक होते हैं। ठीक है, उनके सहायक होते हैं, और ये सब मिलकर प्रभावी रूप से क्या कराते हैं? शिक्षण कराते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, सब मिलकर के शिक्षण कार्य करवा रहे हैं। आपने इतना पढ़ा ना यहाँ पे कि इसके अंतर्गत क्या होता है? कक्षा में एक शिक्षक के स्थान पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अध्यापक और उनके सहायक होते हैं। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अध्यापक और उनके सहायक होते हैं, और ये सब मिलकर प्रभावी रूप से शिक्षण कार्य कराते हैं। तो सब मिलकर जब शिक्षण कार्य करा रहे हैं तो क्या उनमें आपस में विवाद हो सकता है? बताइए, क्या आपस में उनमें विवाद हो सकता है या नहीं? शायद आप सोच रहे होंगे कि हाँ हो सकता है, बट बेटा नहीं होगा, नहीं होगा। देखो इधर, सब मिलकर के वो आपस में वाद विवाद करेंगे तो शिक्षण क्या करवाएंगे? बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? संसद भवन नहीं बनता यहाँ के आपस में खींचातानी हो रही, वाद विवाद हो रहा है, नहीं। आपस में मिलकर, देखो नाम क्या है? कोऑपरेटिव टीचिंग। कोऑपरेट किया जाता है एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाता है, कोऑपरेटिव टीचिंग करवाई जाती है, सहकारिता शिक्षण करवाया जाता है। वहाँ वाद विवाद नहीं होता है। वाद विवाद विधि तो अलग आएगी, सामूहिक वाद विवाद जिसे हम कहते हैं। ये तो टीम टीचिंग है, टीम मिलकर के टीचिंग करवाती है, पूरा समूह मिलकर के टीचिंग करवाते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सर ने जैसा कहा ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है। कोऑपरेशन के साथ टीचिंग करवाई जाती है। ठीक है, तो समूह शिक्षण या सहकारिता शिक्षण भी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत कक्षा में एक शिक्षक के स्थान पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अध्यापक एवं उनके सहायक होते हैं, और ये सब मिलकर प्रभावी रूप से क्या करवाते हैं? शिक्षण कार्य करवाते हैं। क्लियर? आगे देखो, 1956 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फ्रांसिस कैपल ने, ठीक है, किसने? फ्रांसिस कैपल ने दल शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला, और लेक्सिंगटन द्वारा सन 1957 में इसे क्रियान्वित किया गया। ध्यान देना, टीम टीचिंग की बात है, दल शिक्षण की बात है। तो 1956 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फ्रांसिस कैपल ने, ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फ्रांसिस कैपल ने दल शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला है। ठीक है, महत्व, और क्रियान्वित किसने किया? लेक्सिंगटन द्वारा सन 1957 में इसे क्रियान्वित किया गया। बस इतनी बात ध्यान रख लेनी है। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ आपको ध्यान रख लेनी है। तो ये बात हमारी किसकी हुई? दल शिक्षण की। तो प्रजातांत्रिक में हमने दो विधियां पढ़ ली, प्रायोजना और दल शिक्षण। इतनी बात क्लियर? चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट है मस्तिष्क विप्लव, या हम कहेंगे विचारावेश। मस्तिष्क विप्लव, ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश। देखिए नाम देखिए, मस्तिष्क विप्लव कह दो, मस्तिष्क उद्वेलन कह दो, और क्या क्या कह सकते हैं हम इसे? मस्तिष्क उद्वेलन कह सकते हैं। उद्वेलन, ठीक है, मस्तिष्क उद्वेलन कह सकते हैं, विचारावेश कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन, यहाँ स्टॉर्म, तूफान आ जाना।
कुछ इस प्रकार का प्रश्न बच्चे के सामने रखा जाए या इस प्रकार का शिक्षण करवाया जाए कि बच्चे के दिमाग में क्या हो, हलचल हो, मस्तिष्क विप्लव, यहाँ पे हलचल हो, यहाँ पे उद्वेलन हो। ठीक है, देखो इधर इसका प्रतिपादन ऑसबॉर्न के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ऑसबॉर्न के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। यह शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा छात्रों के मस्तिष्क में क्या की जाती है? मस्तिष्क में क्या की जाती है? हलचल की जाती है, ताकि वे नव चिंतन कर सकें और उनका चिंतन कैसा बने? मौलिक बने। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने बिल्कुल 1000 बच्चे बैठे हुए हैं और मैंने एक व्यूह रचना अपनाई, मस्तिष्क विप्लव। कैसे? मैंने बच्चों से पूछा कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सिंपल सा कुत्ते का खिलौना है, डॉग है, सिंपल, ठीक है। अब इसे मनोरंजक बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, इतना जबरदस्त इसे बनाना है झमाझम वाला कि बच्चा, छोटा बच्चा जब इससे खेले ना तो उसे मजा आ जाए। बताओ बच्चों, हम इस कुत्ते के खिलौने में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं? 1000 बच्चों के बच्चे मेरे सामने हैं, मैंने जस्ट उनसे एक प्रश्न पूछा कि मेरे पास सिंपल सा ये कुत्ते का खिलौना है, इसे झमाझम बनाना है, मनोरंजक बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि छोटा बच्चा इससे खेले तो उसे मजा आ जाए। तो बताओ हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं? किस प्रकार से परिवर्तन हम कर सकते हैं, बताइए। एक बच्चा बोलेगा लाइटिंग सिस्टम कर देंगे, एक बच्चा बोलेगा घुंघरू पहना देंगे, एक बच्चा बोलेगा चश्मा पहना देंगे, एक बच्चा बोलेगा टोपी पहना देंगे, एक बच्चा बोलेगा कपड़े पहना देंगे, एक बच्चा बोलेगा गहने पहना देंगे, एक बच्चा बोलेगा ये, एक बच्चा बोलेगा वो, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पहिए लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूंछ को लंबा कर देंगे, मूंछ को लंबा कर देंगे, अलग 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 उठने लगेंगे। इतने सारे दिमाग, इतने सारे विचार आने लगेंगे और कोई बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, नहीं बोल रहा होगा, उसके अंदर भी चल रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें वो भी कर सकते हैं। जो बहिर्मुखी बच्चे हैं वो तो पूरी क्लास में बिल्कुल खुलकर बोल जाएंगे कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, लेकिन जो अंतर्मुखी बच्चा हो सकता है वो नहीं बोल रहा, लेकिन मस्तिष्क में तो उसकी भी हलचल हो रही है, मस्तिष्क में तो उसकी भी हलचल हो रही है। तो ये होता है मस्तिष्क विप्लव। कुछ ऐसी बात बोलो कि सबके दिमाग में क्या हो, हलचल, और वो नव चिंतन कर सकें, उनका चिंतन मौलिक बने। आप सोच करके देखिए, 1000 बच्चे सामने होंगे और जब उनसे ऐसी कोई बात पूछी जाएगी तो जरूर 1-2 बातें तो ऐसी अद्भुत निकल के आएंगी। मौलिक, मौलिक का मतलब जस्ट नई, उपयोगी बात जो अभी तक हमने नहीं सुनी, ऐसी बातें भी निकल के आ सकती हैं। क्योंकि इतने सारे दिमागों में जब हलचल होगी तो कोई गजब का चिंतन हमारे सामने आ सकता है कि इसने कितना गजब का चिंतन किया है, इसने कितनी अद्भुत बात निकाली है। तो बिल्कुल इस प्रकार का प्रश्न हम बच्चे से पूछें, इस प्रकार की एक्टिविटीज हम बच्चे से करवाएं कि उनके मस्तिष्क में हलचल हो और वे नव चिंतन कर सके और उनका चिंतन कैसा बने, मौलिक बने, उनका चिंतन मौलिक बने। इसे जस्ट बोलते हैं क्या, मस्तिष्क विप्लव, मस्तिष्क उद्वेलन, विचारावेश, इंग्लिश में कहेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग। बात क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भूमिका निर्वाह, जस्ट सिंपल सी विधि, भूमिका निर्वाह, ठीक है, या कह दो पात्र अभिनय विधि, रोल प्ले। प्रतिपादन किसने किया? जे.एल. मोरेनो। ठीक, सिंपल है, रोल प्ले करना है, किसी का रोल किसी को प्ले करना है। इस विधि में दूसरों के अनुभवों का क्या करवाया जाता है? अनुसरण करवाया जाता है। इसका प्रयोग प्रशिक्षण संस्थाओं में अधिक किया जाता है। छात्राध्यापक, याद आ रहा होगा कुछ आपको, छात्राध्यापक एक छोटे से प्रकरण को अपने साथियों को पढ़ाता है, अन्य छात्राध्यापक छात्रों की भूमिका निभाते हैं और शिक्षण कार्य की क्या करते हैं? समीक्षा करते हैं। इसके बाद अन्य छात्राध्यापक शिक्षण कराता है। यदि आपने बीएड किया हो तो माइक्रो टीचिंग आपने अटेंड की होगी, ठीक है। माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत बिल्कुल आप सब छात्राध्यापक हैं, वहां आपको क्या बोला जाता है? स्टूडेंट्स को वहां क्या बोला जाता है? छात्राध्यापक बोला जाता है। आप में से एक छात्राध्यापक उठकर के आता है और छोटे से पाठ को पढ़ाता है। आप यानी भूमिका किसकी निभाते हैं? शिक्षक की। और आपके ही जो सहपाठी हैं, आपके ही जो साथी हैं, वो किसकी भूमिका निभाते हैं? स्टूडेंट्स की। वो सामने बैठे रहते हैं स्टूडेंट्स बनकर, आप टीचर बन जाते हैं, आप पढ़ाते हैं,
ठीक है, और वो आपके कार्य की क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं, है ना, कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। जब आपकी भूमिका हो जाती, आप जाकर के बैठ जाते हैं, आप क्या बन जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं, आपका दूसरा साथी उठता है और वो सामने आकर टीचर बन जाता है और वो पाठ को पढ़ाता है। बीएड यदि पूरे प्रोसेस से यदि आपने किया है, सारी एक्टिविटीज़ को आपने ज्वाइन किया है, तो आप बखूबी जानते होंगे कि किस प्रकार से अपने ही सहपाठियों को वहाँ पढ़ाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से अपने ही सहपाठियों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक छोटा सा लेसन पढ़ाना होता है, सामने आपके ही साथी स्टूडेंट्स बन जाते हैं, वो समीक्षा करते हैं आपके कार्यों की, गलती कहाँ कर रहे हैं आप और कहाँ आपने बहुत अच्छा किया और कहाँ आपने गलती की, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के रोल प्ले करना होता है। तो ये जो है प्रशिक्षण संस्थाओं में अधिक किया जाता है। छात्राध्यापक छोटे प्रकरण को अपने साथियों को पढ़ाता है, अन्य छात्राध्यापक किसकी भूमिका निभाते हैं, स्टूडेंट्स की, छात्रों की भूमिका निभाते हैं तथा शिक्षण कार्य की क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं। इसके बाद अन्य छात्राध्यापक क्या करवाता है, शिक्षण करवाता है। ठीक है, 4 हो गई। तो हमने 4 पद्धतियां प्रभुत्ववादी में पढ़ी थी। प्रभुत्ववादी में वही होती हैं, क्या क्या पढ़ा था आपने, पाठ प्रदर्शन पढ़ा था। ठीक है, पाठ प्रदर्शन विधि पढ़ी थी, व्याख्यान विधि पढ़ी थी, प्रबोधन वर्ग और अभिक्रमित अनुदेशन, सिंपल है। ठीक है, फिर हम प्रजातांत्रिक पे आ गए थे। प्रजातांत्रिक जिसमें कि बालक की भावनाओं को, क्षमताओं को, उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है, रुचि को ध्यान में रखा जाता है, उसे बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है। सक्रिय भूमिका शिक्षक और छात्र दोनों की होती है। ठीक है, छात्र केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित नहीं। कौन सी, प्रजातांत्रिक। तो प्रजातांत्रिक के अंतर्गत भी हम 4 पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने प्रायोजना पद्धति को पढ़ा। ठीक है, प्रायोजना को पढ़ा, उसके बाद किसको पढ़ा, दल शिक्षण को पढ़ा। ठीक है, दल शिक्षण के बाद जस्ट हमने, ठीक है, मस्तिष्क विप्लव पढ़ा था और उसके बाद भूमिका निर्वाह। 4 विधियां हमने पढ़ी है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, इसके आगे भी पद्धतियां हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप अभी तक यहां तक की पद्धतियों को एक बार रिलैक्स होकर के पढ़ लें। कोई गहराई से यहां से प्रश्न नहीं बनते हैं बेटा। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कई बार कंडक्ट करवाया है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं हमें पता है, कहाँ कितना जानने की आवश्यकता है ये भी पता है। इसलिए आप इन पद्धतियों को नॉर्मल वे में देखें, जितना बताया जा रहा है उतना देखेंगे, प्रश्न आएगा आप उसका आंसर दे दोगे। क्लियर। तो प्रजातांत्रिक पद्धतियां अभी और भी बाकी हैं, लेकिन इस क्लास में आप यहाँ तक की पद्धतियों को पूरी तरह से आत्मसात करेंगे, पूरी तरह से आत्मसात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे की प्रजातांत्रिक पद्धतियां हम पढ़ेंगे। 4 यहाँ पढ़ चुके हैं, 5वीं से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बात समझ में आ गई? तो बहुत अच्छे से स्टडी करिए, मन लगा कर करिए, रिलैक्स माइंड से करिए। ये जितना रिलैक्स रखोगे उतना आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से पढ़ पाओगे। होच पोच जटिलता नहीं, टेंशन नो। ठीक है, एक लिमिट तक टेंशन करनी चाहिए। अगर आउट ऑफ लिमिट टेंशन करोगे तो नुकसान ही नुकसान है बेटा। ठीक है, तो अच्छे से इनको ग्रहण करते चले जाओ रिलैक्स मोड में। नेक्स्ट क्लास में इनसे आगे की विधियां मैं बताती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 9587 305 306।